हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अमर सायर फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रग इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ईयर 2015 के। ठीक है, हाल ही में आप सब जानते हैं 186 पोस्ट ड्रग इंस्पेक्टर की निकली हैं यूपीएससी द्वारा। ठीक है, तो उसी लिए आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रग इंस्पेक्टर के सवाल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट फार्मा एफिनिटी पर। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आ रहा है हमारे यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर पीवाईक्यू 2015। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स बोला है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होती हैं? हम सब जानते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वो होती हैं जब ड्रग का क्लियरेंस ड्रग क्लियरेंस है जो ड्रग का जो क्लियरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या नहीं होता किसके? उसकी कंसंट्रेशन के। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। ये बात हुई कि जितनी भी कंसंट्रेशन हो ड्रग की, एक पर्टिकुलर अमाउंट ही एक्सक्रीट की जाएगी। ये होती है हमारी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या बोलती है? ठीक है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स अगर हम बोले ना, जीरो ऑर्डर के अंदर ड्रग क्लियरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन के नहीं होगा। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें, तो क्लियरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी? कंसंट्रेशन की हो जाएगी। तो अभी हम देखते हैं ये सवाल क्या पूछ रहा है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स किसमें दिखती है? एक को छोड़कर। ठीक है, सैलिसाइलेट्स में हमको दिखती है। मॉडरेट डोज पे हमको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स नहीं दिखती। हाई डोजेस जब सैलिसिलेट्स हम देते हैं तो हमको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वो फॉलो करता है। ठीक है, बारबिचुरेट्स, यहाँ पर सही आंसर होगा बारबिचुरेट्स। ठीक है, बारबिचुरेट्स में हमको क्या है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही दिखती है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स नहीं दिखती। फेनिटोइन भी हमको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स दिखता है। इथेनॉल तो बहुत कॉमन एग्जांपल है। जितनी ज़्यादा इथेनॉल उतना ज़्यादा एक्सक्रीशन, उतना ज़्यादा। आप देखिए, जो भी अगर अल्कोहल का कंजम्पशन करता है तो उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन से क्या हो रहा है? ड्रग का क्लियरेंस ही हो रहा है, बॉडी में एक्सक्रीट ही हो रहा है ड्रग। सही बात है। ठीक है, आगे हम देखें सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रो ड्रग? प्रो ड्रग कौन सा नहीं है प्रो ड्रग। ठीक है, नॉट अ प्रो ड्रग बोला है, देख लीजिए। तो पहला तो आता है क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट क्या है? क्लोरल हाइड्रेट एक प्रो ड्रग है। ठीक है, इसका इसका जो आगे का एक्टिव ड्रग है वो है ट्राई क्लोरो इथेनॉल। ठीक है, ये इसका क्या है? इसका एक्टिव एजेंट है, एक्टिव ड्रग है जो आगे मेटाबॉलिज्म होकर ये बनता है। ये एक्टिव एजेंट है इसका भाई। ठीक है, डायजीपाम। डायजीपाम क्या है? डायजीपाम एक्टिव ड्रग है। हालांकि इसका जो लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है उसके बाद भी जो इसके आगे के मेटाबोलाइट्स बनते हैं वो भी एक्टिव होते हैं। पर लेकिन डायजीपाम प्रो ड्रग नहीं है क्योंकि ये खुद ही एक्टिव है, इसको एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है। फिर इनालाप्रिल। इनालाप्रिल क्या एसी इनहिबिटर है इनालाप्रिल। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट होती है? इनालाप्रिलेट। ये क्या है? इसका एक्टिव एजेंट है। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है, इसमें कन्वर्ट होती है तो ये अपनी एक्टिविटी शो करता है, इसीलिए ये भी प्रोड्रग हो गया। ऑक्स कार्बाजिपिन है जो, ऑक्स कार्बाजिपिन क्या होता है? ऑक्स कार्बाजिपिन कन्वर्ट होता है अपने मोनोहाइड्रेट फॉर्म में। ठीक है, तो बनता है ऑक्स कार्बाजिपिन मोनोहाइड्रेट। ठीक है, तो वो इसका एक्टिव फॉर्म है, तो यानी ये भी प्रोडक्ट माना जाएगा। तो डायजीपाम इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे हम देखें। अब बात हो रही है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। क्या बोला है? कौन सा ड्रग्स, फॉलोइंग ड्रग्स इनमें से बताना है हमको जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करता। प्लेसेंटल बैरियर क्या होता है? प्लेसेंटा वो होती है जो, वो कॉर्ड होती है जो मदर से अपने बच्चे में, फीटस में जुड़ी होती है, और मदर की बॉडी से जो नरिशमेंट है जो भी वो फीटस की बॉडी में जाता है। ठीक है, उससे कुछ ड्रग्स भी पास हो सकते हैं। अब वो ड्रग्स पास होने के लिए कुछ कारण हैं। ठीक है, क्या फैक्टर्स हैं?
एक तो ड्रग है वो अनआयोनाइज्ड होनी चाहिए, अनआयोनाइज्ड, ठीक है। अनआयोनाइज्ड ड्रग होगी तो पास हो जाएगी प्लेसेंटल बैरियर से, ठीक है। लो मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट होगा तो भी पास हो जाएगी, ठीक है ना। लिपिड सॉल्यूबल या लिपोफिलिक बोल दें, लिपोफिलिक ड्रग होगी तो भी वो पास हो जाएगी, ठीक है। ये बात हो गई। और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जितनी लो होगी, लो प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, लो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है, लो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगी तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो ड्रग एक्सक्रीट हो जाएगा, सॉरी प्लेसेंटा में जाने के उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अभी हम देखें क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स डू नॉट कॉज, डू नॉट कॉज बोल रहा है भाई, मॉर्फिन है, मॉर्फिन कॉज क्रॉस कर लेता है, ठीक है। क्यों क्रॉस कर लेता है भाई, मॉर्फिन लिपिड सॉल्यूबल है। लिथियम की बात करें, लिथियम भी क्रॉस कर लेता है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, बहुत छोटा पार्टिकल है, अनआयोनाइज्ड होता है, तो ये एक्ट करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह। तो प्लेसेंटा सोचता है कि भाई ये तो बहुत छोटा मॉलिक्यूल है तो ये सेम ही होगा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के, तो इसको पास कर देता है, ठीक है ना। और इसके बहुत बुरे साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे अपन देखें अगर बच्चे के अंदर अगर लिथियम पहुंच जाए किसी के बच्चे में तो क्या होगा उससे, उसके जो मसल्स हैं वो सारे कैसे हो जाएंगे, सैग हो जाएंगे, मसल्स की जो पावर रहेगी वो खत्म हो जाएगी, मायोपैथी, ठीक है, ये हो जाएगी। इसको बोलते हैं फ्लॉपी बेबी, ठीक है, मतलब मसल्स आर्म्स हैं जो वो ढीली हो जाएंगी, ये होता है। फिर आता है बात वॉरफेरिन की, वॉरफेरिन क्या है, मॉलिक्यूलर वेट कम है, पास हो जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इसका है 1000 डेल्टन, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। अब आगे आता है हेपारिन, हेपारिन का मॉलिक्यूलर वेट है 3000 डेल्टन से भी ज़्यादा, ठीक है, 3000 डेल्टन से भी ज़्यादा, तो ये क्या होगी, पास नहीं होगी, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है हेपारिन का, पास नहीं होएगा भाई। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, इनमें से द एविडेंस दैट विच इंडिकेट्स अ ड्रग इज स्टोर्ड एक्स्ट्रावैस्कुलरली, ये बता रहा है, इसमें से पूछ रहा है कि ये इनमें से क्या चीज साबित करेगी कि ड्रग एक्स्ट्रावैस्कुलरली स्टोर्ड है। एक्स्ट्रावैस्कुलरली स्टोर्ड होने का मतलब है कि वो ब्लड के बाहर, ब्लड के अलावा किसी जगह स्टोर्ड है, तो कहाँ हो सकता है भाई, बोन हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, ठीक है, मसल हो सकता है, एडिपोज टिश्यू हो सकता है, ठीक है, यहाँ स्टोर हो सकती है भाई, सही बात है, ठीक है ना। तो अब ये पूछ रहा है कि एक्स्ट्रावास्कुलरली ड्रग अगर स्टोर्ड है तो इनमें से क्या चीज वो साबित करेगी। अभी लिखा है स्मॉल क्लियरेंस, क्लियरेंस क्या होती है, क्लियरेंस होती है कि वो बताती है कि एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में, पर्टिकुलर गिवन टाइम में प्लाज्मा से कितना ड्रग क्लियर यानी एक्सक्रीट हो रहा है, वो केवल ये बताती है। तो वो ये इसका ये नहीं बता सकती कि एक्स्ट्रा वैस्कुलरली स्टोर हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना, सही बात है। तो अब ये, अब देखिए जैसे कि ये वॉचमैन है, उसको केवल बोला है कि तुमको ये देखना है कि 1 घंटे में, एक कमरे से 1 घंटे में कितने लोग बाहर गए। तो अब उसको हम बिठाया, 1 घंटे बाद हमने उससे पूछा भाई कितने जने बाहर गए, ठीक है, तो वो बोलेगा सर 10 जने बाहर गए। तो उससे हम अंदाजा थोड़ी लगा सकते हैं कि कमरे में कितने जने होंगे एग्जैक्टली, 100 भी हो सकते हैं, क्या पता 10 ही बाहर गए, 90 अंदर हो, ठीक है ना। तो वो उससे हम ये नहीं जान सकते कि एग्जैक्टली कमरे में कितने लोग थे। वैसे ही ये है कि हम ये क्लियरेंस से ये नहीं जान सकते कि असलियत में ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी थी, ठीक है। फिर लिखा है स्मॉल अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हमारा मेन क्राइटेरिया है देखने का, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यही बताता है कि ब्लड के बाहर ड्रग कितना फैला हुआ है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, ठीक है। ये असलियत में कोई पैरामीटर नहीं है, ये हाइपोथेटिकल चीज होती है, लेकिन फिर भी इसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है स्मॉल अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर कम होगी, ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, देखिए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कितनी वॉल्यूम में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, सिंपल ये समझ लीजिए आप, ठीक है। अगर वो स्मॉल है तो मतलब पता चल रहा है कि भाई एक्स्ट्रा वैस्कुलरली ड्रग कम गया है। लिखा है लार्ज अपेरेंट, अब लार्ज लिखा है तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि ज़्यादा वॉल्यूम में हुआ है, ठीक है, तो ज़्यादा वॉल्यूम में ब्लड सॉरी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लार्ज वॉल्यूम अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन,
लार्ज क्लियरेंस, क्लियरेंस तो वही बात हो गई वापस, क्लियरेंस से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो कुछ बता ही नहीं सकता। वो तो केवल बताता है कि प्लाज्मा से कितना एक्सक्रीट हो रहा है ड्रग पर गिवन यूनिट टाइम में, पर मिनट में, ठीक है ना, वो रेट बता रहा है केवल एक्सक्रीट आउट होने की। चलिए आगे देखें अब। ये सारे नोट्स हैं जो हमें pharmaaffinity.com वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी गिवन सेफली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अभी पूछ रहा है नीचे दिए गए जो हमारे ड्रग्स हैं कि नीचे दिए गए ड्रग्स हैं टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोक्विन, थैलिडोमाइड, प्राइमाक्विन, अब इनमें से क्या है जो सबसे सेफली दिया जा सकता है। भाई देखिए टेट्रासाइक्लिन है अपना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब ये फीटस के अंदर बोन टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट है, तो ये सेफ होगा, ये सेफ नहीं होगा। क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन इनमें से सबसे ज़्यादा सेफ है, ठीक है, इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है फीटस के ऊपर, ठीक है। थैलिडोमाइड, अब देखिए थैलिडोमाइड तो ऐसा ड्रग है, इसका बहुत बड़ा बीच में डिजास्टर हुआ था अर्लियर टाइम्स हिस्ट्री अगर हम देखें तो थैलिडोमाइड टॉक्सिसिटी उससे बहुत सारी फीटसेस खराब हुई थी, तो ये हम सब जानेंगे कि ये ऑप्शन गलत हो गया। प्राइमाक्विन भी ऑप्शन गलत है, इसके भी बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। बात करें अगला क्वेश्चन है लिग्नोकेन, लिग्नोकेन बोलिए या लीडोकेन बोलिए, ठीक है। अब क्या बोला है, लिग्नोकेन ट्रीटमेंट क्या, एट्रियल फ्लटर। अब हम जब सब जानते हैं, देखिए जो साइनस रिदम है जो हमारा हार्ट करता है, हम जैसे बोलते धक धक करता है हार्ट, ठीक है, तो उसकी जो नॉर्मल साउंड है लब डब साउंड, ठीक है, क्या होती है, लब डब, ठीक है। तो हार्ट एक साइनस रिदम फॉलो करता है, ठीक है, ईसीजी बनती है, एक उसका पर्टिकुलर कर्व आता है, ठीक है, तो हार्ट एक साइनस रिदम फॉलो करता है। क्या, पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, वो ब्लड वेंट्रिकल में भेजेगा, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो ब्लड पूरी बॉडी में भेजेगा, ठीक है, तो इससे ये साउंड पैदा होती है। तो ऐसे नोड यानी साइनो एट्रियल नोड है एक, साइनो, ये देखिए साइनो, साइनो एट्रियल नोड, ये साइनो एट्रियल नोड क्या करता है, साइनो एट्रियल नोड होता कहाँ है, सबसे पहले तो ये होता है लेफ्ट एट्रियम के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम मतलब हार्ट के, देखिए ये देखिए हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हमारा हार्ट है, ये पहला, ये दूसरा, ठीक है, ये वेंट्रिकल, ये बड़ा एक समझने के लिए डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया, देखिए इसको हम बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, ये हो जाएगा, ये जो है ये हो जाएगा राइट एट्रियम, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, हाँ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो ये कहाँ होता है, ये साइनो एट्रियल नोड यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, हार्ट की एक्साइटेशन है, जो बिजली पैदा करना हार्ट यहाँ से चालू करता है, यहाँ से होते होते साइनो एट्रियल नोड से, फिर यहाँ पर ही एवी नोड होता है, इसके बॉटम साइड में एवी नोड होता है, वहाँ पर जाता है सिग्नल, फिर वहाँ से पुरकिंजे फाइबर से होते हुए पूरे हार्ट के मसल में फैलता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल पे आके, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में फैलता है, ये हम सब जान गए। एट्रियल फ्लटर क्या होता है, इसमें हार्ट बहुत तेज बीट करता है, ठीक है, 250 से लेकर 300 तक हार्ट बीट हो जाती है पर मिनट, पर इसमें हार्ट अपनी साइनस रिदम नहीं खोता। साइनस रिदम खोने का मतलब है पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर वेंट्रिकल करते हैं, तो हार्ट यही फॉलो करता है, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन में ऐसा नहीं होता, एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, हार्ट बीट होती तो इतनी ज्यादा ही है, लेकिन अब पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद वैसा फॉलो नहीं होता, ठीक है, तो हार्ट की जो साइनस रिदम है वो बिगड़ जाती है। पीएसवीटी देखें तो पीएसवीटी है हमारा, इसको क्लियर करें एक मिनट, पीएसवीटी है पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर, लिखा है पैरोक्सी, PAROXYSMAL सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया, ये इसकी होती है फुल फॉर्म, इसके अंदर क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। टैकीकार्डिया सुनते ही हमको पता चल जाएगा क्या होगा, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ठीक है, 150 से 200 बीट्स पर मिनट पे हार्ट रेट चली जाती है,
फिर आता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो जो हमारा लिग्नोकेन है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करता है वेंट्रिकल्स में, तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ट्रीट करेगा। ठीक है, तो सीधा क्या ऑप्शन हो जाएगा? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है, अब इसको क्लियर करें हम, आगे देखें। अगला सवाल ये आ रहा है, अगले सवाल में क्या बोल रहा है? विच वन अमंग द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड इन एवी ब्लॉक? एवी क्या होता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। ब्लॉक अभी हमने जैसे देखा कि ऐसे नोड से हमारा एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो चालू होती है। एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड, पहली चिंगारी मतलब पहली जो इम्पल्स है वो छोड़ता है, वहां से वो आगे जाती है एवी नोड में, फिर पुरकिंजे से लेके हार्ट के मसल में। ठीक है, तो एवी ब्लॉक है कि ये जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन हो रहा है इम्पल्स का, वो उसको क्या कर देगा? रोक देगा। ब्लॉक का मतलब यही होता है, रोक दिया भाई। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ड्रग्स इसमें से आप दोगे? तो प्रोपेनोलोल क्या है भाई? नॉन सिलेक्टिव बीटा 1 एंड बीटा 2 एगोनिस्ट है। ठीक है, मतलब इसके बाइंडिंग से क्या होगा? हार्ट बीट ये लोअर करेगा। तो जब एवी नोड, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉकेज होता है, तो इससे क्या है? पहले इंपल्स ब्लॉक हो रही है, मतलब हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही। ठीक है, इसके ब्लॉक होने से क्या होता है? हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। तो अगर प्रोपेनोलोल ऊपर से अपन दे दें, तो इससे क्या होगा? हार्ट बीट और कम हो जाएगी। तो ये तो और उल्टा काम हो गया। ठीक है, डोपामीन, डोपामीन दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये कोई, मतलब ये ऐसा है कि कोई इसका हम कॉन्क्रीट एक इसको एज एन एजेंट नहीं देख सकते कि हाँ भाई ये मदद कर सकता है। डाइसोपाइरामाइड है। ठीक है, और आइसोप्रिनालीन है। आइसोप्रिनालीन इसमें सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो डाइसोपाइरामाइड हमने क्यों नहीं यूज किया? अब यहाँ आइसोप्रिनालीन इसलिए सही है क्योंकि ये क्या है? बीटा एगोनिस्ट है। ठीक है, बीटा एगोनिस्ट है तो ये क्या करेगा? हार्ट बीट बढ़ाएगा। ठीक है ना, तो हार्ट बीट बढ़ेगी तो ये कंडक्शन को भी प्रमोट करते हैं क्योंकि ये बीटा एगोनिस्ट है। डाइसोपाइरामाइड क्या है? ये एंटी एरिथमिक ड्रग है। तो ये क्या करेगा? एंटी एरिथमिया में हमको पता है कि एरिथमिया क्या होता है, उसमें भी साइनस रिदम खत्म हो जाती है। मतलब खत्म तो नहीं होती है, साइनस रिदम डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो डाइसोपाइरामाइड वो वाला ड्रग है। ठीक है, एरिथमिया वाला। तो वो क्या करेगा? वो इसकी कंडक्शन, इंपल्स कंडक्शन को बढ़ाएगा नहीं, कम करेगा उल्टा। इसीलिए डाइसोपाइरामाइड हम नहीं दे रहे। आइसोप्रिनालिन हम दे रहे क्योंकि बीटा एगोनिस्ट है। ये क्या करेगा? हार्ट की जो कंडक्शन है उसको बढ़ाएगा और हार्ट बीट को बढ़ाएगा। ठीक है, हम सब समझ गए। आगे हम देखें, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बोल रहा है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स सबसे हमारा मेन जो प्रिंसिपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हमारा सबसे प्रिंसिपल कौन सा है? ये वाला है भाई, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन ही तो है। एल्डोस्टेरॉन हमारा प्रिंसिपल वो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और प्रिंसिपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सॉरी एक सेकेंड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रिंसिपल कॉर्टिकॉइड कौन सा है हमारा? कॉर्टिसोल है। ठीक है, ये प्रिंसिपल ग्लूकोकॉर्ड हो गया हमारा कॉर्टिसोल, और एल्डोस्टेरॉन हो गया मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, अब आगे हम देखें मिनरल कॉर्टिकॉइड्स क्या कॉज करते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं, ये नहीं करते। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो ग्लूकोनियोजेनेसिस कॉज करते हैं। इनका ग्लूको से कोई लेना देना नहीं, ये केवल जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारी बॉडी में घूम रहे हैं उनसे इनका लेना देना है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस नहीं, इनका कोई काम नहीं है। लिपोलाइसिस, फैट का ब्रेकडाउन, फैट का ब्रेकडाउन ये नहीं करते। ये करते हैं सोडियम रिसॉर्प्शन। कहाँ पे होता है? हमारे नेफ्रॉन्स में जाना है हमको, नेफ्रॉन्स की बात करनी है। क्यों? क्योंकि सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं मेजरली कहाँ है? हमारी किडनीज में ही, वहां पे ही उनका सेपरेशन ले लो, कुछ भी ले लो, वो सब वहीं हो रहा है। ठीक है, और हम अगर बात करें, देखिए ये ट्यूबुलर लूमन लिखा है, मान लें यूरिन, यूरिन बन गया हमारा। ठीक है, ब्लैडर में नहीं आया अभी, रीएब्जॉर्प्शन के लिए उसको रखा हुआ है बॉडी ने। तो क्या होता है उधर, ये जो लूमिनल मेम्ब्रेन है उसमें हमारे फास्ट सोडियम चैनल्स होते हैं, उससे क्या होता है? सोडियम आ जाते हैं ट्यूबुलर एपिथेलियल, नेफ्रॉन के अंदर आ गए। नेफ्रॉन से वो क्या कर देता है? सोडियम को इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी ये देखिए, ठीक है, ये ब्लड है, ब्लड में आ जाएगा। ये है हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। ठीक है, और ये है हमारा सोडियम चैनल, फास्ट सोडियम चैनल।
यूरिन से इन्होंने क्या किया भाई, फास्ट सोडियम चैनल, हमने जो नेफ्रॉन है हमारा वो सोडियम ले लेगा अपने अंदर, ठीक है, फास्ट सोडियम चैनल से, यूरिन से ले लिया उसने, रीएब्जॉर्ब कर लिया, अंदर आ गया भाई नेफ्रॉन के, नेफ्रॉन के अंदर आ गया, नेफ्रॉन अब क्या करेगा, Na+K+ ATPase पंप है, ठीक है, अब वो ये खोल देगा, ये क्या करेगा, 3 सोडियम को बाहर भेज देगा, 2K+, 2 पोटेशियम को अपने अंदर लेकर यूरिन में डाल देगा। तो इससे क्या हो गया, ये हाइपोकैलीमिया हो जाएगा। सोडियम तो अपनी बॉडी में भर गया, सोडियम तो भर जाएगा हमारी बॉडी में, लेकिन जो पोटेशियम है वो निकल जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखने वाली है, अगर सोडियम बॉडी में आ रहा है तो बॉडी वाटर भी रिटेन करेगी, मतलब वाटर भी वो वापस खींचेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए फिर क्या होगा, वाटर भी हमारी बॉडी में वापस आएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि क्या होगा, वाटर बॉडी में आएगा, सोडियम भी आ गया, वॉल्यूम भी बढ़ गई ब्लड की, तो अब हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगी, ठीक है। तो मिनरल कॉर्टिकॉइड क्या कॉज करते हैं भाई, सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, कहां से, लूमिनल मेम्ब्रेन से सोडियम रीएब्जॉर्प्शन किया फास्ट सोडियम चैनल्स के थ्रू, अब आ गया नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन से ये 3 सोडियम बाहर लेगा, 2 पोटेशियम अंदर लेगा, उसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, ठीक है। तो 3 सोडियम तो चले गए ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर अगर सोडियम गए हैं तो वाटर भी जाएगा, और 2 पोटेशियम क्या होंगे, नेफ्रॉन में जाएंगे, और नेफ्रॉन से जाएंगे सीधा यूरिन के अंदर, तो हाइपोकैलीमिया बॉडी के अंदर हो जाएगा। इतना है इसके अंदर। अब देखिए सीधा सवाल है, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द लाइट सोर्स इज, ये तो सीधा सवाल है, देखिए इसमें ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है। लाइट सोर्स पूछा है तो ड्यूटेरियम लैंप होता है लाइट सोर्स यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा इज बेस्ड अपॉन, अब ये देखिए इंफ्रारेड का क्या है, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जनरली कि हम लिख देते हैं एक्साइटेशन देख के टिक कर देते हैं, पर ऐसा नहीं होता इसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन तो क्या होगा, ग्राउंड स्टेट है, फिर जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, तो एनर्जी उसके अंदर क्या होगी, लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा, वो होएगा इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस, सॉरी एक्साइटेशन, ठीक है। रेजोनेंस होता है कि एक रिदमिक मूवमेंट होती है, वो रेजोनेंस बोलता है। डिसोसिएशन होता है पार्टिकल्स का टूटना, ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स का टूटना, ठीक है। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, ये सही होगा, हम सब जानते हैं इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेचिंग होती है, बॉन्ड्स की स्ट्रेचिंग होगी और बेंडिंग होती है, ठीक है ना। क्या होता है देखिए, ये या तो इसकी स्ट्रेचिंग होगी, दोनों तरफ ऐसे खींचेगा, या क्या होती है, मॉलिक्यूल्स की बेंडिंग होती है, बेंडिंग मतलब ऐसे ऐसे हम टेढ़ा करके जैसे लोहे की रॉड को गोल कर देते हैं, बेंड कर देते हैं, वो होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। अब देखिए नाम आ रहा है विलियमसन सिंथेसिस, जहां पे विलियमसन नाम आता है, ठीक है, सिंथेसिस आ गया तो सीधा बोलेंगे हम ईथर, नाम ही यही होता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर बनाने की एक प्रोसेस है, SN2 रिएक्शन है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, एल्कोक्साइड आयन होता है एक, एल्कोक्साइड माने एक एल्केन ले लीजिए आप, ठीक है, जैसे ये आर को मान लीजिए ये एल्केन है, ओ इससे जुड़ा हुआ है O-, ये हो गया एल्कोक्साइड आयन। अब इसमें सोडियम जोड़ दिया तो ये बन गया सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। ये देखें अगर इसको जूम करें हम, ठीक है, इसको जूम करा है हमने, ये देखिए ये बन जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। क्या है भाई, सही चीज है, ये तो कुछ इसमें सोचने की नहीं है। फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिखा है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का क्या मतलब है, एक एल्केन है उससे एक जगह पे ही क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री हैलाइड बोल लीजिए या बोल लीजिए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। फिर क्या बन गया, ROR, बेसिक फॉर्मूला जो ईथर का होता है, और फिर आगे निकल जाएगा सोडियम हैलाइड, ठीक है। तो ये देख लीजिए एग्जाम्पल भी दिया है, इथेनॉल आ गया हमारे पास, ठीक है, और साथ में जोड़ दिया हमने सोडियम, अब बन गया हमारा सोडियम एल्कोक्साइड था, देखिए इथॉक्साइड बन गया, सोडियम इथॉक्साइड, ये देखिए यहाँ से H लूज कर दिया इसने, Na इधर आके जुड़ गया, बन गया सोडियम इथॉक्साइड, आगे ½ H2, फिर ये रिएक्शन हो गई यहाँ पर खत्म, ठीक है। फिर अगला आया हमारा, फिर इसका हमने रिएक्शन कराया ब्रोमोमीथेन से, तो क्या बन गया, इथाइल मिथाइल ईथर और सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है ना। ये ½ H2 है, स्टेबिलिटी की दिक्कत, फिर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने रिएक्शन कराई इसके ब्रोमोमीथेन से कराने के बाद ये आ गया इथाइल मिथाइल ईथर, आ गया हमारा सोडियम ब्रोमाइड, बस इतना सीधी सीधी है ये रिएक्शन, ठीक है।
अब ये बोल रहा है, अब मेडिसिनल केमिस्ट्री पे आ गए हैं हम, मेडिसिनल केमिस्ट्री का सवाल माना जाएगा। कीटोकोनाजोल का स्ट्रक्चर पूछ रहा है, कीटोकोनाजोल का स्ट्रक्चर हम देखें, ठीक है। तो कीटोकोनाजोल का स्ट्रक्चर बोल रहा है कि कौन से में इमिडाजोल रिंग है। इमिडाजोल रिंग तो ये देखिए, ये होती है एक फाइव फाइव का, ये 5 मेंबर रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ठीक है। ये हो गई हमारी इमिडाजोल, और ये रही इमिडाजोल की रिंग कीटाकोनाजोल के स्ट्रक्चर के अंदर, ये देखिए सारे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या सही सवाल हो, सही जवाब क्या हो गया इसका, कि भाई जो इमिडाजोल की रिंग होती है कीटाकोनाजोल में, ठीक है। ये सब देख लीजिए। विटामिन डी कंटेनिंग विटामिन कंटेनिंग स्टीरॉयडल मोइटी, ठीक है। तो कौन सा है हमारा विटामिन डी, विटामिन डी है। मेडिसिनल केमिस्ट्री का सवाल है, स्टीरॉयड की मोइटी देख लेते हैं, ठीक है। ये रही स्टीरॉयड की मोइटी, ये जनरल स्ट्रक्चर जो स्टीरॉयड का होता है वो आप रिकॉल करेंगे तो यही आपके दिमाग में आएगा, ठीक है। ड्रैगन डॉर्फ रिएजेंट पूछ रहे हैं भाई, ड्रैगन डॉर्फ रिएजेंट इज एम्प्लॉयड इन, किसके आइडेंटिफिकेशन में होता है, एल्कलॉइड के, फार्माकोग्नोसी का सवाल है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट में क्या आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, मॉलिश रिएजेंट होता है, ठीक है। फ्लेवोनॉइड्स में शिनोरा टेस्ट लगाते हैं हम, वो होता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। प्रोटीन के लिए देखिए, प्रोटीन के लिए कौन होता है, सेलेविनोव टेस्ट होता है, बायूरेट टेस्ट होता है प्रोटीन के लिए, ठीक है ना। आगे हम देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिडिन, टेरिडिन रिंग सिस्टम, ठीक है। टेरिडिन रिंग सिस्टम बोला है, ये देखिए टेरिडिन रिंग सिस्टम किस में होता है भाई, फोलिक एसिड। ये मेडिसिनल केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर को याद करना है इसके अंदर। ये देखिए जो हमारा फोलिक एसिड है उसके अंदर टेरिडिन रिंग है, ये देखिए हम जाने, ये था, इसको बोला जाएगा टेरिडिन की रिंग। फोलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर है मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब देखिए लिखा है अमीनोफाइलिन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अमीनोफाइलिन, अमीनोफाइलिन पूछ रहे हैं, अमीनोफाइलिन किसका कॉम्बिनेशन है, थियोफाइलिन एंड इथाइलिन डायमाइन, ठीक है। थियोफाइलिन क्या है भाई, ब्रोंकोडाइलेटेड ड्रग है, एस्मा में देते हैं हम, ठीक है, समझ गए। इथाइलिन डायमाइन से क्यों कर रहे हैं हम, इसको क्यों डाला इसके साथ, अमीनोफाइलिन क्यों बना लिया, इसीलिए बना लिया क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम इथाइलिन डायमाइन से, ठीक है। तो ये आज का जो हमारा डिस्कस करने के क्वेश्चंस थे वो पूरे हुए। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसमें भी हम आपके साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, और किसी भी अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमारी साइट फार्मा एफिनिटी विजिट कर सकते हैं। साथ ही प्ले स्टोर पर हमारा ऐप अमर सायर अकेडमी भी अवेलेबल है, वो भी आप चेक कर सकते हैं जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं। वहाँ पर भी हमारे बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स हैं ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, जीपैट के लिए, तो आप वो भी ज़रूर विजिट कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन और हमारी साइट। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।